आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 100 बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? 125, ओनली 25। किसी सर ने सॉल्व नहीं कराया यहाँ? कोई कह रहा है 125, कोई कह रहा है 25। हम क्या बात कर रहे हैं एक बार देख लेना इधर, क्या बनाने हैं? अरे ध्यान दे दो रे इधर। ओह पहलवान, क्या बनाने बेटा? बीज बनाने। बीज बनाने हैं मतलब हमें बीजांड को निषेचित करना पड़ेगा, तभी उसे हम बीज कहेंगे। बीजांड को निषेचित करना पड़ेगा, इसका मतलब किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परागकण की भी आवश्यकता पड़ेगी, और इधर हमें भ्रूण कोश की भी आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब इसमें नर युग्म की आवश्यकता होगी और इसमें मादा युग्म की आवश्यकता होगी। हेलो, बीज कितने थे? तो नर युग्मक भी कितने चाहिएंगे, मादा युग्मक भी कितने चाहिएंगे? नर युग्मक 100, यानी कि 100 ही हम लघु बीजाणु की बात कर रहे हैं और 100 ही गुरु बीजाणु की बात कर रहे हैं। अब हमने बताया था कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4। तो 100 लघु बीजाणु बनाने के लिए कितनी मात्र कोशिकाएं चाहिएगी और कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिएंगे? सही है। इधर बात की थी कि 100 गुरु बीजाणु बनाने के लिए, सॉरी, एक गुरु बीजाणु बनाने के लिए एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन 3 विघटित हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि एक से एक ही बनता है। तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन से एक गुरु बीजाणु बनता है। तो 100 बनाने के लिए 100 मेगा स्पोर मदर सेल, 100 ही मियोसिस। अब इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 25 प्लस 100 इज इक्वल टू, पल्ले पड़ा। अब अगर बीज का कभी भी क्वेश्चन आए, सिर्फ बीज की बात कर रहा हूं, परागकण, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु नहीं, पूछे कि इतने बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इतनी सारी माथा बूढ़ी को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज, एक सूत्र ध्यान रखो, x/4 प्लस एक्स। एक्स की जगह जितने बीजों की संख्या पूछी है, जितने अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या पूछी है, उनके नंबर लिख दो। जैसे हमें क्या पूछा, 100 बीजों की संख्या, 100 बीजों में कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, तो x की जगह क्या लिख दो, 100 लिख दो। 25 प्लस 100, आंसर क्या आ गया? तो इतनी ज्यादा माथाकुड़ी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पल्ले पड़ा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो सिर्फ सीड ज्ञात करने के, बीज ज्ञात करने के काम आता है। हो जाएगा, इसको कहीं पर साइड में लिख दो आप। अगर 100 की जगह 2000 भी हो ना, तो 2000/4 इंटू 2000। अगर 500 हो तो 500/4, 500/4 मतलब x/4 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अपने पास में इधर 4 बनते है ना, 4 में से चारों के 4 अलग हो जाते, तो इधर एक ही बनता है, इसलिए x/4 प्लस एक्स वाली जो ट्रिक है हम अपना रहे हैं। चलो अब इधर ध्यान दो, नए युग्मक भी बन गए थे, मादा युग्मक भी बन गए थे, उनको हमने परागण के द्वारा एक दूसरे के पास भी ले आए थे। अब आगे कौन सी प्रक्रिया होगी? ऑब्वियसली आगे निषेचन होगा, लेकिन निषेचन से पहले कुछ क्रियाएं होगी। क्यों? ये लिख दिया, ये वाला मेथड और ये दोनों लिख दो, या करके बीच में लिखो, लिखो फटाफट लिखो। अब स्टार्ट कर दी।
माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। देखा बेटा ये, चलो बेटा आगे देखो। निषेचन की प्रक्रिया को समझने से पहले हम एक टॉपिक लिख रहे हैं, पराग स्त्री के साथ पारस्परिक ध्यान दो इधर। अपने पास में परागकण कहाँ है बेटा? वर्तिकाग्र की सतह पर, राइट। और अंड कोशिका यहाँ बैठी है। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश में बैठी अंड कोशिका। बट परागकण अभी तक हमने यहाँ ला करके छोड़ दिए, इसी प्रक्रिया को हमने परागण बोला। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचता है वो इस प्रक्रिया के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है परागकणों का अंकुरण। परागकण कैसे अंकुरित होते हैं ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या बोला था कि लघु बीजाणु जब वर्तिकाग्र की सतह पर आते हैं तो वहां उनमें समसूत्री विभाजन होता है, 2 केंद्रक बनते हैं, कायी केंद्रक और जनन केंद्रक। बीच में भित्ति बनते ही वो कायी केंद्रक और जनन केंद्रक कोशिका बन जाते हैं, कायी कोशिका और जनन कोशिका। बाहर की जो लेयर है वो भी 2 लेयर में बढ़ जाती है, बाह्य चोल और अंतःचोल। वही इसका अंकुरण है, वही वर्तिकाग्र की सतह पर होता है। फिर कायी कोशिका अंतःचोल के साथ में मिलकर के जनन छिद्र से पराग नली बना देगी, और जो जनन कोशिका उससे 2 नर युग्मक बनेंगे। यही अंकुरण है जो मोस्ट ऑफ प्लांट में वर्तिकाग्र की सतह पर आने के बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो परागकणों का अंकुरण। दूसरा आ जाता है जब परागकण अंकुरित हो जाएंगे तो उनसे क्या निकलेगी? तीसरा परागनली की वृद्धि। ये परागनली अब किसमें जाएगी? सबसे पहले परागनली का किसमें प्रवेश? बीजांड में प्रवेश। चौथा बीजांड के बाद में भ्रूण कोश में परागनली का प्रवेश, और इसके बाद में आ जाता है निषेचन। अब ये कैसे होता है देखना बेटा इधर। सबसे पहला पॉइंट, परागकण का अंकुरण हम पहले ही देख चुके हैं कि अपने पास में कौन बना, इस तरीके की संरचना आई जिसमें बाह्य चोल, अंतःचोल, परागनली और परागनलिका के अंदर 2 नारियों, राइट। ये पहले पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं इसलिए वापस इसको देख नहीं रहे। दूसरा पॉइंट है परागनलिका में वृद्धि। इधर ध्यान दो, वर्तिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है संकरी और एक होती है हॉलो, मतलब कि मोटी। मोटी वर्तिका के अंदर तो परागनली आराम से प्रवेश कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो संकरी है वर्तिका, वहां पर कौन सी प्रक्रिया होगी?
यहाँ पर संकरी प्रक्रिया में संकरी वर्तिका के अंदर पराग नली जब आगे जाएगी तो पराग नली के शीर्ष से एक एंजाइम सीक्रेट होगा, उस एंजाइम का नाम होगा पैक्टिनेज। क्या नाम होगा? ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा कि इस वर्तिका में मौजूद यहाँ पर जितना भी वो पेपिलाए मतलब जितना भी वर्तिका का मटेरियल अवेलेबल है उसको डिसॉल्व करेगा, उसको घुलित करेगा। जैसे घुलित करेगा यहाँ पर जगह बन जाएगी और वर्तिका के अंदर पराग नली कहाँ बढ़ जाएगी? आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, बस यही जो है ना पराग नली की वृद्धि यहां तक समझानी है। अब इसके बाद में इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे कि पराग नली जाती कहां पर है। पराग नली सदैव बीजांड की तरफ, बीजांड की ओर अग्रसर। एक और पॉइंट लिखेंगे कि पराग नली जैसे जैसे आगे की तरफ चलती है, पराग नली जैसे जैसे आगे की तरफ चलती है, ये पराग नली, ये नर युग्मक, इसका पीछे का भाग धीरे धीरे अपघटित होता जाता है। इस तरीके से जैसे जैसे पराग नली आगे की ओर बढ़ेगी, नर युग्मक आगे आगे, पहले शीर्ष फिर नर युग्मक कहां जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी, अंडाशय की तरफ, बीजांड की तरफ। तो पीछे वाले भागों में कैलोज के जमा हो जाने से वो भाग विघटित हो जाता है। यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, किस पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में, ठीक है ना, सेकंड वाले पॉइंट में। जैसे जैसे पराग नली आगे की ओर बढ़ती है, इसके पीछे के भाग में कैलोज के जमाव से इसका विघटन होता रहता है। समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट और इंपोर्टेंट पॉइंट कि बीजांड में पराग नली कैसे प्रवेश करेगी। ये अपने पास में बीजांड, यही है बीजांड। इस बीजांड में पराग नली के बेटा तीन तरीके, कितने तरीके? लास्ट तीन तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर पराग नली इस सिरे से प्रवेश करे, यहां से, फिर इधर से होती हुई यहां आ जाए, तो इसको बोला जाता है चैलेजोगैमी। किस क्या बोलते हैं? चैलेजोगैमी का मतलब है कि पराग नली चैलेजा, मतलब ऊपर जो निभाग है, इंग्लिश में क्या बोला था? चैलेजा। टर्म भी चैलेजोगैमी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निभागीय प्रवेश। चैलेजोगैमी का मतलब पराग नली कहां से प्रवेश करे? निभाग छोर से। दूसरा मीजोगैमी। मीजोगैमी का मतलब यहां से, ये पराग नली अध्यावरण है, ये अध्यावरण, यानी कि बीच में से प्रवेश करके इधर चली जाए। यानी कि प्रवेश कैसा हुआ? मीजोगैमी का मतलब है अध्यावरणीय प्रवेश। कैसा प्रवेश? अध्यावरणीय प्रवेश। और तीसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? और इसी रास्ते से ही मुख्यतया जितने भी आवर्त बीजी है, जितने भी एंजियोस्पर्म है, उनमें इस रास्ते से जो पराग नली है वो प्रवेश करती है। ये कौन सा रास्ता? जब पराग नली कहां से प्रवेश करे? बीजांड द्वारीय सिरे से। यानी कि पराग नली जो प्रवेश करेगी वो कहां से करेगी? यहां से सीधा इधर आकर के। समझ में आया? सीधी पराग नली कहां आएगी? बीजांड द्वार की तरफ। यानी कि ये छिद्र है, छिद्र को इंग्लिश में पोर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पोरोगैमी। चैलेजोगैमी में किससे प्रवेश करेगी? निभाग से। और मीजोगैमी में अध्यावरण से, और पोरोगैमी में बीजांड द्वारी सिरे से। और तीसरा तरीका है ना, यही पराग नली का मुख्य प्रवेश।
मुख्य प्रवेश। ओके, अब अपने पास में चौथा पॉइंट है, क्या है? भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नली जब यहाँ बीजांड तक आई तो अपने पास में बीजांड काय है, बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोश है। अब उस भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करते हैं? चौथा पॉइंट, ये अपने पास में भ्रूण कोश, ये अपने पास में भ्रूण कोश, और यहां पराग नली किस प्रकार से एंटर करेगी? जब ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका, यहां पर जब पराग नली आई, ये नर युग्मक, इस पराग नली को पकड़ा किसने? एक नोट करके चीज लिखेंगे पहले कि सहायक कोशिका, सहायक कोशिका पर कुछ तंतु रूपी संरचनाएं पाई जाती है, जो पराग नली के प्रवेश को निर्देशित करती है। कहने का मतलब, ये जो सहायक कोशिका, इसके यहां पर ऐसे तंतु होते हैं, इधर भी होते हैं, और ये तंतु क्या करते हैं? पराग नलिका को खुद की ओर ले जाते हैं, पराग नलिका के मार्ग को, प्रवेश को, किसमें? भ्रूणकोश में प्रवेश को निर्देशित करते हैं। अब क्या होगा? इसके भी तीन तरीके हैं। पहला तरीका, एक सहायक कोशिका व भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से, भित्ति के मध्य से, कहने का मतलब पराग नली कहां से प्रवेश कर रही है? यहां से। ये पराग नली इधर प्रवेश कर रही है, एक सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से। क्या ये पॉसिबल है? अगर यहां से पराग नली प्रवेश करेगी तो अंड कोशिका तो पीछे रह जाएगी, पराग नली आगे चली जाएगी, इसलिए ये तरीका सही नहीं। दूसरे तरीके की बात करें, दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से, दोनों सहायक कोशिकाओं के, यानी कि पराग नली कहां प्रवेश कर रही है? सीधी है, मतलब दोनों के दोनों नर युग्म कहां चले जाएंगे? अंड कोशिका के पास में, जो पॉसिबल नहीं है। हमें भ्रूण भी बनाना है, भ्रूणपोष भी बनाना है। दोनों नर युग्म अंड कोशिका को दे देंगे तो पीछे भ्रूणपोष नहीं बनेगा और भ्रूण भी सही ढंग से नहीं बनेगा। इसलिए तीसरा और सबसे सटीक तरीका आता है कि पराग नली दोनों में से किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश करती, भेदते हुए प्रवेश करती। मतलब ये तरीका, ये अपने पास में भ्रूण कोश की भित्ति, ये अपने पास में सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, ये एक और सहायक कोशिका। पराग नली कहां प्रवेश कर जाती है? यहां। एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर गई, जैसे ही सहायक कोशिका में प्रवेश किया तो क्या हुआ? सहायक कोशिका जो है वो, सहायक कोशिका जो है वो विघटित हो गई, अपहासित हो गई। तो मैं कहूंगा कि इस तरीके से सहायक कोशिका अपहासित हो गई। जैसे सहायक कोशिका अपहासित हुई तो इस पराग नली का जो शीर्ष है वो यहां पर फटता है, और फटने से दोनों के दोनों नर युग्मक यहां मुक्त हो जाते हैं। पराग नली में किसमें प्रवेश किया? सहायक कोशिका में। सहायक कोशिका कैसी हो गई? अपहासित या विघटित हो गई। विघटित होने के बाद में पराग नली का शीर्ष फटता है, शीर्ष फटने से दोनों की दोनों नर युग्मक इस सहायक कोशिका में रिलीज हो जाते हैं।
यहां तक चीज समझ में आई। अब ये जो सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका है, ये वाली चीजें, ये अंड कोशिका की भित्ति, ये सहायक कोशिका की भित्ति। एक नर युग्मक तो इस सहायक कोशिका से पास वाली अंड कोशिका में चला जाता है और दूसरा नर युग्मक यहां से गति करता हुआ बीच में जो 2n है वहां जाकर के मिल जाता है। क्लियर? कैसे जाएगा? सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में आपने पढ़ा होगा जीव द्रव्य तंतुक, प्लाज्मोडेस्माटा, सर ने साइटोलॉजी में बताया होगा। ठीक है, इनके बीच में इस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। ये अगर सहायक कोशिका है तो ये अंड कोशिका है, एक नर युग्मक इधर चला जाता है और दूसरा नर युग्मक आगे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां पॉइंट जिसको हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन। सबसे पहले निषेचन की खोज किसने की? साइंटिस्ट था स्ट्रासबर्गर ने लिलियम, किसमें? लिलियम पादप खोज। अब अपने पास में निषेचन तो है ही। निषेचन कैसे? देखना इधर। सबसे पहले एक नर युग्मक किससे मिला? बीच में अंड कोशिका यानी मादा युग्मक से। क्या बना? द्वितीयक युग्मनज। नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना क्या कहलाता है? सत्य निषेचन। ओके। दूसरा नर युग्मक बीच में जो पहले से ही 2n, जिसको हमने बोला था द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक, इससे मिला, जिससे क्या बना? 3n प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। केंद्रक बना, केंद्रक से कोशिका बनी, जिसको हम PEN का मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक, उससे बनी PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इससे आगे चल करके कौन बना? भ्रूण पोष। चलो उसको बाद में लिखते हैं, यहां तक अभी देखो। ये चीज समझ में आई? तो ऊपर वाला तो है सत्य निषेचन, ये क्या कहला रहा है? त्रिक संघ। कितनी बार निषेचन हो रहा है? ये एक बार, ये 2 बार। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। क्या बोलते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। और इसकी खोज सबसे पहले साइंटिस्ट था SG नावास्चिन। SG नावास्चिन ने वापस उसी लिलियम और एक और प्लांट है वह फ्रिटिलेरिया में की। पल्ले पड़ा बेटा? देखो इधर हम क्या कर रहे हैं? वर्तिकाग्र की सतह पर अपने पास में परागकण आ गया, उसके बाद में उसको हमें नीचे जो अंड कोशिका है वहां तक पहुंचाना। तो 5 स्टेप में प्रक्रिया चलती है। पहला आता है परागकणों का अंकुरण, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि परागकण मतलब नर युग्मक बनते हैं, परागनली बनती है, बाह्यचोल बनता है और अंतःचोल बनता है। बाह्यचोल किसका होता है बेटा? स्पोरोपोलिनिन। अंतःचोल पैक्टिन व सेल्यूलोज, क्यों मत भूलो भाई। ठीक है। दूसरा है परागनलिका की वृद्धि। अपने पास में 2 प्रकार की परागनलिका होती है। एक तो होती है संकरी और दूसरी होती है खोखली। खोखली का कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप परागनली चली जाएगी। संकरी में जाने के लिए जो परागनली का शीर्ष है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है पैक्टिन, जिससे संकरी वर्तिका के बीच में जितनी भी पटलिकाएं हैं, पेपिलाए है, वो घुलित हो जाते हैं और परागनली आगे जाती है और हमेशा किस ओर जाएगी? बीजांड की ओर। ठीक है। आगे हमने देखा कि जैसे जैसे परागनली आगे जाती है उसके पीछे वाले भाग में
कैलोज के जमाव से वो भाग पहले विघटित बाद में निष्क्रिय होता रहता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, परागनली को किसमें प्रवेश करवाया, बीजांड में प्रवेश कराया। बीजांड में प्रवेश करवाने के कितने तरीके, 3 तरीके। कौन कौन से, पहला, यदि ऊपर वाले चैलेजा वाले छोर से प्रवेश करे तो चैलेजोगामी, बीच में अध्यावरण से प्रवेश करे तो मीजोगामी, और नीचे बीजांड द्वार से प्रवेश करे तो पोरोगामी। और सबसे बढ़िया तरीका कौन सा रहता है, पोरोगामी वाला, और सबसे मुख्य तरीका यही रहता है जिसमें परागनली प्रवेश कर जाती है। जैसे परागनली बीजांड में प्रवेश करी, उसके बाद में उसको हमने प्रवेश कराया भ्रूण कोश में। उसके भी कितने तरीके, पहला तरीका कि एक सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से, दूसरा 2 सहायक कोशिकाओं के मध्य से, और तीसरा तरीका है कि परागनली दोनों में से किसी एक हाँ 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 बोल, परागनली दोनों में से किसी एक सहायक कोशिका को विघटित करती हुई उसमें प्रवेश कर जाती है। जैसे ही प्रवेश करेगी तो परागनली का शीर्ष टूटेगा, जिससे दोनों नर युग्मक उस अपहासित परागनली में गिर जाएंगे। एक नर युग्मक पास वाली अंड कोशिका में चला जाता है, दूसरा नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ, मतलब तैरता हुआ बीच में जो द्वितीयक या ध्रुवीय केंद्रक है वहां पर चला जाता है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। हाँ बोल, अरे बोल, सेम टाइम 10 बजे। हाँ बेटा, निषेचन की बात करें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था स्ट्रासबर्गर, उसने लिलियम नामक पादप में निषेचन की खोज की। निषेचन यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, एक तो नर युग्मक मिलता है अंड कोशिका से जिसको हम बोलते हैं सत्य निषेचन, दूसरा नर युग्मक मिलता है बीच के ध्रुवीय केंद्रक से जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अभी का जो बोर्ड का पेपर था बायोलॉजी बोर्ड का, वहां पर ये रिक्त स्थान के रूप में आया था कि जब एक नर युग्मक द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक के साथ में मिलता है तो सबसे पहले क्या बनता है, तो एनसीईआरटी की लाइन है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है। केंद्रक तो बनता ही है, वो केंद्रक भित्ति बनते ही कोशिका बन जाता है। और इस प्रकार के निषेचन को हम द्विनिषेचन कहते हैं क्योंकि 2 बार हो रहा है ना। तो इसकी खोज की थी एसजी नावास्ती ने, लिलियम और फ्रिटिलेरिया। अब अपने पास में 2 चीजें हुई, एक तो हुआ सत्य निषेचन और दूसरा क्या हुआ, त्रिक संलयन। सत्य निषेचन का उत्पाद क्या आया, भ्रूण युग्मनज आया, युग्मनज से क्या बना, भ्रूण। इस प्रक्रिया को हम भ्रूण जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या आया, भ्रूण पोष। तो इन 2 चीजों को अभी हमें देखना है। तो एक बार आप यूं करो, इन 5 स्लाइड को लिख दो, 4 ही है, पहली बार आप लिख के बैठे हो, चारों को लिखो, उसके बाद में आगे करते हैं।